Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3 Economic Reforms since 1991. This is the fifth video, and in previous four videos, we have covered the need for economic reforms, liberalization, privatization, and in this video, we'll cover globalization. अगर आपने पहली चार वीडियो नहीं सुनी है उनको डेफिनेटली सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू understand the chapter and it will help you score really well in your board exams. So happy learning. So let's start with globalization. अब भाई ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल बॉर्डरलेस वर्ल्ड. अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंट्री का जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री के लिए उसके ट्रेड में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना करे. पूरी दुनिया एक छोटे विलेज की तरीके से हो जाए. अब विलेज की खास बात क्या होती है? वहां पे सब लोग एक दूसरे से सामान खरीदते रहते हैं और अपनी नीड्स पूरी करते रहते हैं. कोई बॉर्डर नहीं होता. जिससे जिसका मन होता है, कोई जो चीज बनाता है वो दूसरे को बेचता है, दूसरा जो बनाता है वो तीसरे को बेचता है. ऐसे ही पूरी दुनिया में एक कंट्री में एक सामान बने, वो दूसरी कंट्री में बिके, दूसरी कंट्री में सामान बिके, वो तीसरी कंट्री में बिके. बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना. चाइना का माल पूरी दुनिया में बिकता है. बनता चाइना में है और कंज्यूम पूरी दुनिया में होता है. दिस इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Globalization is generally understood to mean integration of economy of the country with the world economy. आप ये देखो, एग्जाम्पल लो चाइना का. चाइना का जो इंटीग्रेशन है पूरी दुनिया के संग हुआ है. Globalization is an outcome of set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है. एक कंट्री का एक्शन दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क. अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है? इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक इन सच अ वे दैट व्हाट is happening in India is actually getting influenced by what is happening in other countries. Okay, so globalization attempts to establish links in such a way that the happening of India can be influenced by the events happening miles away. अब आप ये देखो कि कोविड-19 चाइना में आया, चाइना का देन है और पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है. तो हैपनिंग इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंड इन चाइना. सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्री. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आज कोई पॉलिटिकल बाउंड्री, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री कुछ नहीं है. पूरी दुनिया एक खुला मैदान है. अब अगर आप इंडिया को ही देखें तो हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरी कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखती हैं. Owing to globalization, you might find many Indian companies have expanded their wings to many other countries. अब जैसे ONGC विदेश, Tata Steel, HCL Technologies, all these companies have global presence. देखिए ONGC, a subsidiary of Indian Public Sector Enterprise, Oil and Natural Gas Corporation engaged in oil and gas exploration and production, has projects in 16 countries. इसी तरीके से टाटा स्टील अपनी प्रोडक्ट 50 कंट्रीज में बेचता है, 26 कंट्रीज में ऑपरेशन है. HCL, top 5 IT companies in India, has offices in 31 countries. HCL इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी है जिसकी 31 कंट्रीज में ऑफिसेस है और 15,000 लोगों को तो वो एम्प्लॉयमेंट देता है अब्रॉड. तो अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो आउटकम है
वो दो जगह देखा जा सकता है, एक है आउटसोर्सिंग और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, फर्स्ट इज आउटसोर्सिंग. अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो काम मेरी कंट्री में मेरे लोग करते थे, अब मैं वो किसी और कंट्री से करवाऊं. जैसे अब लिया जाए एग्जाम्पल, अमेरिका में आज कोई भी जना टाइपिंग नहीं कर रहा है. वो काम अपना अमेरिका में करते हैं, रिसर्च अमेरिका में करते हैं, और उसकी टाइपिंग कहाँ होती है? इंडिया में होती है. आज कॉलिंग सारी अमेरिका में इंडिया से होती है. पहले यही काम अमेरिका में अमेरिकन्स करते थे. तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, which was previously provided internally or from within the country. Outsourcing has become very common because of fast mode of communication, particularly the growth of IT. तो जो आउटसोर्सिंग अमेरिका करवाता है हमसे, जो अपना सारा टाइपिंग का, टीचिंग का काम इंडियंस करके उसको देते हैं इंडिया में बैठ के, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, इंटरनेट. और इसी की वजह से हजारों हजारों मील दूर बैठ के हम देखो क्या कर देते हैं, बिजनेस प्रोसेस कर देते हैं, उनके रिकॉर्ड कीपिंग कर देते हैं, अकाउंटेंसी कर देते हैं, बैंकिंग सर्विस कर देते हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग कर देते हैं, फिल्म एडिटिंग कर देते हैं, बुक ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स बाय द कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया. अब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया में अपना काम भेज देती हैं. भाई वो ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि इंडिया में तो लेबर चीप है, और जितनी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया में है, वेस्ट को छोड़ के, वो शायद किसी और कंट्री में नहीं है, ना चाइना में है ना पाकिस्तान में है. तो भाई सब लोग अपना काम इंडियन से कराना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आउटसोर्स देयर सर्विस टू इंडिया बिकॉज here they are available at cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy. The low wage rate and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in post reform period. अब आ जाओ भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO. अब अगर आपको आउटसोर्सिंग समझ में आ गई है तो अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि आज पूरी दुनिया वहीं पे अपना काम कराती है जहां पे उसको सस्ता काम मिलता है. अब जैसे सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी जो ऑफिसेज हैं और अपनी फैक्ट्रीज हैं वो चाइना में खोली हुई हैं. क्यों खोली हुई हैं? बिकॉज चाइना में लेबर चीप है, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, चाइना में जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है. भाई ये सब जो इतना बड़ा नेटवर्क फैला है, ये फैला कैसे है? ये फैला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में, 1 जनवरी को. लेकिन इससे पहले ही काम चालू हो गया था थ्रू गैट. अब गैट क्या है? गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दैट इज गैट. अब गैट जो है वो 1948 में स्टैब्लिश हो गई थी, और इसकी 23 मेंबर कंट्रीज थे जो क्या काम करते थे? दे यूज टू एडमिनिस्टर, गैट यूज टू एडमिनिस्टर all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all the countries in international market for trading purpose. अब आपको ये समझना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमी का जो सिनेरियो है पूरी वर्ल्ड की, वो ऐसा हो गया था कि ट्रेड बिल्कुल ख़त्म था. बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए थे, प्रोटेक्शन दे दी थी, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चालू कर दी थी. इस वजह से जो दुनिया का पूरा ट्रेड था वो रुक सा गया था. अब उस ट्रेड को चालू करने के लिए, क्योंकि दुनिया ने ये रियलाइज करा कि ट्रेड करे बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उस ट्रेड को चालू करने के लिए ये जो गैट नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, या एग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, गैट का जो एग्रीमेंट है वो हुआ था, और इसके अंदर 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. अब उसके बाद 1 जनवरी से 1995 से WTO आ गया गैट की जगह. इसके 164 मेंबर्स हैं, और अब इसका काम क्या है?
WTO agreement covers trade in goods as well as services to facilitate international trade, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल. और गैट में क्या हुआ करता था? सिर्फ गुड्स हुआ करता था. उसके अंदर एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं कवर हुआ करते थे, उसके अंदर सर्विसेज नहीं कवर हुआ करती थी. तो जो WTO है उसको इसीलिए लाया गया कि वो गुड्स भी कवर करेगी, वो सर्विसेज भी कवर करेगी, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्सटाइल भी कवर करेगी, और बायलेटरल ट्रेड भी कवर करेगी और मल्टीलेटरल ट्रेड भी कवर करेगी थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स and providing greater market access to all member countries. अब इसका पर्पस क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं. WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restriction on trade. ये देखिए WTO का बेसिक पर्पस क्या है कि कोई भी कंट्री जबरदस्ती की रिस्ट्रिक्शंस किसी भी कंट्री पर नहीं प्लेस कर सकती है. एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम जिसके अंदर नो नेशन कैन प्लेस restrictions on the trade with other country. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment. मैंने आपको बताया था ना, गैट was working only on goods, लेकिन WTO ने क्या किया? सर्विसेज को भी इंक्लूड किया along with टेक्सटाइल. अब यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि WTO में जिनका राज चलता है वो वाली कंट्रीज हैं जो बहुत अमीर हैं, जैसे USA, UK. तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इंडिया को कोई फायदा भी हुआ है WTO का मेंबर बन के? क्यों? क्योंकि जो सारा ट्रेड है इंटरनेशनल वो तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस के बीच में है, और जो हमारे हाँ का बेसिक सा जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है उसके अंदर एग्रीकल्चर का इतना बड़ा रोल है. हम जो उनको फैसिलिटीज देते हैं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो उसी के अगेंस्ट है. हमारे यहाँ तो कुछ इतना ट्रेड भी नहीं है, लेकिन जो हम अपने जो पुअर फार्मर्स को हेल्प करते हैं उसी के ऊपर इन लोगों ने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, विदाउट रियलाइजिंग दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ का फार्मर पुअर है, बिना हेल्प के बिना सब्सिडीज के चल नहीं सकता. तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे स्कॉलर्स रखते हैं कि भाई कि क्या हमें WTO का मेंबर रहना चाहिए. Scholar questions the usefulness of India being a member of WTO, as major volume of international trade occurs among the developed nations. Also, developed countries file complaint over agricultural subsidies given in developing countries. मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हम जो अपने फार्मर्स को सब्सिडीज देते हैं उसी के अगेंस्ट कंप्लेन करती रहती हैं, विच इज़ नॉट डन. अब डेवलपिंग कंट्रीज को क्या लगता है उनका ऑब्जेक्शन देख के कि भाई हम तो चीट हो गए. क्यों चीट हो गए? क्योंकि जो सारा ट्रेड है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं. हम अपने जो पुअर फार्मर हैं हम उनको भी नहीं हेल्प कर सकते, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमने तो उनको एक्सेस दे दिया है अपने मार्केट में, लेकिन उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया है अपने मार्केट में. जैसे अमेरिका आज भी इतनी सारी सैंक्शंस लगाता है चाइना पे और इंडिया पे. सो डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड. डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड एज दे आर forced to open their market for developed countries, but are not allowed access to the market of developed countries. हमारे यहाँ आके वो अपना सामान बेच लेते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं सामान बेचने तो हमें एक्सेस नहीं है. हमें कहा जाता है कि पहले अपने फार्मर्स को जो सब्सिडीज देते हो वो ख़त्म करो, तब हम आपको ट्रेड करने देंगे. देर आर सो मेनी थिंग्स दीज डेवलप्ड नेशंस ट्राई टू बुली अस विद. सो इंडियाज कमिटमेंट क्या रहा है कि भाई हमने जो बात साइन करी थी, हमने जिस चीज़ की कसम खाई थी, हम उस पे लगे हुए हैं. और वो क्या था? इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड made in WTO by removing quantitative restriction on imports and reducing
टैरिफ रेट्स, हमने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम सारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, हम टैरिफ रेट कम कर देंगे, हमने करा। लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा। सो नाउ इट्स टाइम टू थिंक कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। So happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe the video so that you continuously get the notification of new videos. Each word written and spoken is from NCRT. आप ये सारी स्लाइड्स रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं क्योंकि एक एक वर्ड इस स्लाइड पर NCRT पर से है। ओके